एयरपोर्ट के अंदर ही जॉब मिल गई ड्राइविंग की। वो 7-8 महीने मैंने वहाँ पे ड्राइविंग की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुझे मतलब है कि फ़ायदा हुआ। वहाँ पे दुबई पे भी उन्होंने चेक किया, रोमानी एयरपोर्ट पे भी चेक किया और बिठा के भी रखा। जब तक कंपनी तुम्हें रिसीव करने ना आए वो नहीं निकलने देते एयरपोर्ट से अंदर, पाकिस्तानियों को खास तौर पे। 5,000 7,000, लेकिन मैंने कहा मेरे पास 2,000 दिरहम है, तुम प्रोसेस शुरू करो, बाकी उससे उससे बात हुई थी डन पे। तो मेरा टोटल खर्चा हो गया वहाँ पे 18 से 20,000 दिरहम खर्चा हो गया रोमानिया। कुछ रुकावटें पैदा करते हैं भाई, करो वो जो तुम्हें अच्छा लगे। समझ लगी मुश्किलें आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम किसी चीज़ का इरादा कर लेते हो तो हो जाता है। ये मेरा ख्वाब था यहाँ पे आना, तो जब मैं उतरा हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में इटली में हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं उमर फ़ारूक भाई, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये एक अपने अंदर अपनी एक ऐसी स्टोरी रखते हैं कि मैं आपको बताऊं कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि एक बंदा जब मेहनत करता है तो ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ता है। ये पाकिस्तान से दुबई और दुबई से फिर रोमानिया और रोमानिया से फिर आगे यूरोप के अंदर कैसे पहुँचे हैं, आइए आज इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम दिल भाई, आप सुनाए क्या हाल है? ठीक। अल्लाह का शुक्र है, सब हैरियत है। उमर भाई आप ये बताएं जी, दोस्तों को देखने वालों को बहुत से लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, जो चाहते हैं कि यार हम यूरोप के अंदर आ जाएं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो डायरेक्टली आ सकें। तो आप अपनी स्टोरी बताएं इनको कि कैसे आपने ये सफ़र स्टार्ट किया। भाई असल में बात ऐसी है कि इंसान कभी किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो वो काम हो ही जाता है, बेशक थोड़ा सा लेट हो जाए, टाइम लग जाता है, लेकिन हो ही जाता है। मैं सन 2017-18 में गया दुबई में। जी दुबई में जब मैं गया तो मेरा वीज़ा लगा स्टील फिक्सर। तो मुझे नहीं पता स्टील फिक्सर क्या चीज़ है, मैंने बस जुनून था बाहर जाने का, कोशिश थी पैसा कमाने का, मेहनत करने का, मैंने किया। जब वहाँ पे गया एक कंपनी 3CC के नाम से, तो उस कंपनी में गया शारजा में, स्टील फिक्सर था। कुछ अर्सा टाइम किया, काम किया वहाँ पे कुछ टाइम। तो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए क्योंकि आज से पहले मैंने ये काम कभी भी नहीं किया, देखा भी नहीं था स्टील फिक्सर होता क्या है, सही। नाम सुना था। तो साल दो गुजारे वहाँ पे, फिर मुझे वहाँ पे बेहतर यही लगा कि मैं वहाँ पे लाइसेंस कर लूँ, ड्राइविंग लाइसेंस कर लूँ। वहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दुबई में। कोशिश की, जब दुबई में लाइसेंस करने शुरू कर दिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, उसका थोड़ा टाइम लग जाता है, 6-7 महीने लग जाते हैं। 6-7 महीने लग, जब वो मैं उसके प्रोसेस में था, जब मेरा लास्ट फाइनल ट्राई थी टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे कोविड स्टार्ट हो गया। मेरी बैड लग होगी वो 2020 में। 20 में। मैंने मतलब एक डिफ़िकल्ट टाइम देखा पहले, सन 2018 से 20 तक फिर ड्राइविंग लाइसेंस पे पहुंचा, तो कोविड स्टार्ट हो गया। एक दफ़ा फिर मेरे लिए बैड टाइम शुरू हो गया। मैंने बहुत सारा इन्वेस्ट किया था वहाँ पे पैसों के लिहाज से ना, जी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, पता है डिफ़िकल्ट है आपको वहाँ पे। हाँ, ये तो है। तो फिर वो दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ा, वीज़ा कैंसिल हुआ, मैं बहुत लास्ट हो गया मेरा वहाँ पे। दोबारा सन 2021 के 11वें महीने में ना, अक्टूबर में मैंने वीज़ा लिया दोबारा दुबई एयरपोर्ट के लिए एज ए लोडर। जी तो जब मैं दुबई एयरपोर्ट में एज ए लोडर आया, साल काम किया मैंने वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 पे काम किया एज ए लोडर। हाल डील जगह का नाम है, जो लोग दुबई में रहते हैं वो जानते हैं, एयरपोर्ट पे काम मोस्टली लोग करते हैं पाकिस्तानी वहाँ पे। तो दोबारा फिर मैंने स्टार्ट किया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। मैंने कुछ टाइम काम किया, साल डेढ़ काम किया, और साथ मैंने ना रोमानिया के लिए अप्लाई कर दिया एक जगह से। रोमानिया के लिए जब अप्लाई किया मैंने, तो वो काफ़ी लेंथी, पता है आपको, होता है प्रोसेस का। पहले अप्रूवल होती है या एमएससी की अपॉइंटमेंट होती है। तो मैंने देखा ये तो काम बहुत लंबा है ये। अच्छा, जब आपने रोमानिया के लिए अप्लाई वहाँ पे किया, किसी के कहने पे किया था या खुद ही नहीं किया भाई, था? किसी के कहने पे नहीं किया, बस ऐसे यूट्यूब पे, और बस एक जुनून था कि मैंने मतलब आगे जाना है, यहाँ पे मुस्तकबिल नहीं है मेरा। क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी 5-6 साल गुजार चुका था वहाँ पे, तो कुछ हासिल नहीं हुआ। जो कमाता था वो खा पी के, मतलब घर का निज़ाम चला के, फ़ायदा नहीं था परदेश काटने का। तो वहाँ पे मुझे आगे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने वहाँ पे एज ए लोडर गया, वहाँ पे कुछ अर्सा काम किया, उसके बाद मैंने ड्राइविंग लाइसेंस किया। दुबई में रह के आम बंदे के लिए, लेबर के लिए बहुत डिफिकल्ट है करना, क्योंकि वहाँ पे कानून ही ऐसे हैं, लॉ ऐसे हैं कि आम बंदा वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीज़ें। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और मुझे दुबई एयरपोर्ट के अंदर ही जॉब मिल गई ड्राइविंग की। वो 7-8 महीने मैंने वहाँ पे ड्राइविंग की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुझे मतलब है कि फ़ायदा हुआ, वहाँ से एक्सपीरियंस मिला मुझे, कॉन्फिडेंस हुआ। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक और करम किया कि मेरी एमएससी की रोमानिया की अपॉइंटमेंट भी आ गई, और जिसमें मुझे वीज़ा दे दिया उन्होंने विद इन 1 मंथ में। तो अच्छा, जब आपने रोमानिया का वीज़ा अप्लाई किया वहाँ पे कोई एडवांस दिया था? असल में अगर आप एजेंटों से करते हो तो वहाँ पे लाजमी लेते हैं,
जब एडवांस एजेंटों से करते हो तो वो मतलब ऑफ ले लेते हैं आपसे। तो दुबई में ये बहुत स्कैम भी बहुत बड़ा है कि पैसे लेके गैप भी हो जाते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। आपने क्या किया? मैंने मतलब एक पर्सनल बंदा समझ लो, उसके तौर पे अप्लाई किया, और मतलब लाजमी आपको देने पड़ेंगे, किसी से भी अप्लाई करते हो थोड़े बहुत देने पड़ेंगे, वो आपका पेपर प्रोसेस शुरू करे। तो मैंने ऐसे किया, मैंने दिया और 1.5 साल में मेरा ये प्रोसेस क्लियर हुआ, और 1 साल के अंदर मुझे कितने पैसे आपने दिए थे? मैंने शुरू में उसको, वो तो मांग रहा था ऐसे 5,000 7,000, लेकिन मैंने कहा मेरे पास 2,000 दिरहम है, तुम प्रोसेस शुरू करो, बाकी उससे उससे बात हुई थी डन पे। तो मेरा टोटल खर्चा हो गया वहाँ पे 18 से 20,000 दिरहम खर्चा हो गया रोमानिया तक। और वर्क परमिट पे आया, रोमानिया जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। डिफ़िकल्ट पेश आई एयरपोर्ट पे, दुबई पे भी उन्होंने चेक किया, रोमानिया एयरपोर्ट पे भी चेक किया, और बिठा के भी रखा। जब तक कंपनी तुम्हें रिसीव करने ना आए वो नहीं निकलने देते एयरपोर्ट से अंदर, पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे। तो वहाँ पे वहाँ पे फिर कंपनी ने रिसीव किया हमको, महीना काम किया। हम तो इस माइंड से, हमको तो नहीं पता था मतलब वहाँ पे क्या सीन है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट है वहाँ पे दुबई में, रोमानिया में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। खाना पीना, रहायश, सैलरी, तो बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। 1 महीना काम किया तो बिल्कुल हम खाने से भी गए, तो बड़े परेशान हुए। मतलब इतना पैसा लगा कर एक, मतलब आप छोटे से ऊपर आओ तो बड़ा मुश्किल ही होता है, लोगों से कर्ज लेके आए। तो महीना एक काम किया, वहाँ पे कोई सैलरी नहीं दे रहे, वो बोलते हैं 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे। महीने 1.5 2 बाद फिर हमने फैसला कर लिया कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप लिया यहाँ पे यूरोप के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आए, पिछले साल इसी मंथ को हम यहाँ पे आए हैं। तो 3 4 5 महीने गुजरे हैं डिफ़िकल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का, अभी बहुत ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, ये सुना हो कि जब कोई बंदा रोमानिया से यहाँ आता है इटली के अंदर, उसका कोई फिंगरों का मसला? भाई अभी तक तो 2 3 लड़के हैं हमारे साथ वाले, फिंगर दे के हैं, कोई इशू नहीं अभी आया उनके लिए, कोई ऐसा इशू नहीं है फिंगर दे के यहाँ पे मसला बन गया, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। तो रोमानिया से जब आप यहाँ इटली में बाहर आए थे? नहीं, मैं बायर नहीं आया, मेरी मतलब गेम करके आया हूँ, मैं बायर नहीं आया वहाँ पे उस टाइम। मतलब बहुत एक्सपेंसिव था सिस्टम, लेकिन अभी जो लोग हैं वहाँ पे, मेरा यही कहना है उनसे कि 5 6 महीने रहें, अपना काम करें, अगर अच्छा नहीं है TRC बनाएं, बायर आएँ, क्योंकि आपका एक्सपेंस नहीं है तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंस लगता है, जो समझो ना कहने के बराबर है। और अभी उमर भाई इटली में आ चुके हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं। उमर, आप ये बताएं कि अभी इटली में क्या हालात हैं? आप इक्वल टू दुबई, इक्वल टू रोमानिया और इटली, कौन सी जगह बेटर लगी आपको रहने के लिहाज से और ज़िंदगी के लिहाज से? भाई अगर दुबई की बात करो या रोमानिया की बात करो तो इटली उनके सामने जन्नत है। इंसान यहाँ पे फ्रीडम है, और बंदा मेहनत करने वाला हो तो कुछ करके दिखाने वाला हो तो बहुत कुछ कर सकता है यहाँ पे रह के। सिर्फ ये है कि बंदा मेहनत करने वाला हो, तो इट इज़ बेस्ट। तो कौन सा काम सीख कर आए हैं आप यूएई से? भाई यूएई में मैं वहाँ पे ड्राइवर था, इसके अलावा मुझे और काम नहीं आता। ये सीखा वहाँ पे ड्राइविंग, और सबसे बड़ी चीज़ सीखी मैंने वहाँ पे लैंग्वेज सीखी है। दुबई एयरपोर्ट के अंदर काम करता था, और वहाँ पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह के लैंग्वेज बड़ी बेस्ट हुई है, इंग्लिश। मोस्ट ये जो हम पाकिस्तान में 12 13 पढ़ के भी नहीं बोल सकते थे, वहाँ पे दुबई में हमने काम करके सीख लिए। अब जितने भी यूथ है पाकिस्तान में, बहुत से लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं, जिनका शौक है बाहर आना, आप उनको क्या मशवरा देते हैं? आ जाएं बाहर? जी लाजमी है, अगर पाकिस्तान में तो आपके सामने है, हम वहाँ पे 20 साल भी रह के ना इतना नहीं कर सकते जो यहाँ पे 2 3 साल लगा के कर लें। तो किसी ने अगर कुछ करना चाहता है अपने लिए, माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो ऑफ कोर्स उसको एक दफ़ा चांस लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। बिल्कुल लेना चाहिए जी, बिल्कुल लेना चाहिए। दोस्तों, उमर भाई जो कि पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, और ये इन्होंने ट्राई की। सबसे पहले इनको कभी सोच नहीं थी कि मैं डायरेक्ट यूरोप जा सकता हूँ, तो उसके बाद फिर इन्होंने दुबई का इरादा किया, शारजा से फिर दुबई, दुबई के बाद एयरपोर्ट के ऊपर नौकरी किया, ड्राइवर रहे वहाँ पे। और ड्राइवर, आपको पता, ड्राइवर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और फिर वहाँ से फिर रोमानिया में आके उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी नहीं, वहाँ से हिजरत की है, तो फिर यहाँ यूरोप इटली के अंदर आ चुके हैं। और पता नहीं फ्यूचर ज़िंदगी में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, ये किसी को कोई पता नहीं है। क्या पता आने वाले वक्त के अंदर ये या मैं या आप खुद जो वीडियो देख रहे हैं, आप यूके में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कोई पता नहीं है इंसान की ज़िंदगी का। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, अपनी लाइफ को लेकर चलता है, कोशिश करता रहता है और स्ट्रगल करता है लाइफ के अंदर। क्योंकि चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं,
اس کے اندر ہم لوگوں نے محنت کرنی ہوتی ہے, ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہوتی ہے. اور اگر ہم لوگوں کی باتیں سن کے کہ یار نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, تو پھر کچھ نہیں بنے گا. جی عمر. بھائی جب میں آیا تو مجھے لوگوں نے بہت بولا, میری فیملی الحمدللہ تعالیٰ نے بہت دے سیٹل ہیں, لوگ غلط کیا, مطلب ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. جب میں نے سال یہاں پہ لگا لیا, الحمدللہ جاب کرتا ہوں اور یہاں پہ لینگویج سیکھ رہا ہوں, اور جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر رہا ہوں, تو ابھی سب ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک کیا. تو اس لیے لوگ بہت کچھ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. بھائی کرو وہ جو تمہیں اچھا لگے, سمجھ لگی مشکلیں آتی ہیں, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اگر تم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہو تو ہو جاتا ہے. یہ میرا خواب تھا یہاں پہ آنا, تو جب میں اترا ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں اٹلی میں ہوں, الحمدللہ. تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. زبردست جی. تو دیکھیں آپ اپنے ڈریمز کو, آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں. خواہشات وہ جو اچھی ہوں, جو آپ زندگی میں آپ کو اور آپ کے آنے والے عزیز و اقارب کو اور آپ کے جو ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو فائدہ دے سکیں, تو فائدہ دینا چاہیے. میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ بھی اپنی کنٹری سے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, کہیں سے بھی آنا چاہتے ہو, بھائی اٹھو, پاسپورٹ بناؤ, خود اپلائی کرو اور باہر آؤ. اور باہر آؤ, یہاں آ کے اپنوں کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جب تک آپ یہ سوچتے رہو گے کہ یار کوئی آئے گا تو مجھے لے کے جائے گا, کوئی نہیں آئے گا. اگر آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, آپ نے خود ہی کرنا ہے. چاہے وہ کاروبار ہے, چاہے وہ نوکری ہے, چاہے زندگی میں کوئی بڑا قدم اٹھانا ہے, وہ آپ نے خود کرنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہم آپ کو کسی ویڈیو میں. تب تک آپ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.